एक इक्वेशन दे देती हूँ लिख के, ठीक है, जिसको तुमको बैलेंस करना है। तो पहले मैं तुमको रूल्स बता दूंगी, क्या क्या बातें तुम्हें ध्यान में रखनी है, फिर वैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन भी दूंगी, फिर तुम उसको ट्राई करना तुम उसको बैलेंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बट ये तुम्हारी केमिकल जो रिएक्शंस है, केमिकल इक्वेशन तुम पढ़ रहे हो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो तुम्हें आना ही चाहिए, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन देखो, पहले मैंने तुमको दे दी इक्वेशन यहाँ पे, जैसे तुम ले लो आयरन है Fe और वो रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ, ठीक है, और वो दे रहा है आपको कंपाउंड Fe3O4 और साथ में यहाँ से रिलीज हो रही है H2। आपने इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है, ठीक है। स्टेप्स है कुछ, ध्यान से देखेंगे स्टेप्स। पहला स्टेप, तुम्हें कोई भी रिएक्शन दे दी, पहला स्टेप क्या है, देखो देखो स्टार्टिंग में अभी क्या करोगे ना, तुम कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे, क्योंकि अभी अभी तुमने नई चीज सीखी है। जब बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हें उन रूल्स को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, तब तुम्हें पता रहेगा कि हाँ ऐसे इसको करना है। तब जरूरी नहीं है कि तुम स्टेप वाइज उसको फॉलो करो, समझ रहे हो बात। तो देखो पहला स्टेप क्या करना है, तुमने सेम रिएक्शन जो तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी, तुम्हें उसी रिएक्शन को क्या करना है, लिख लेना है एक जगह पहले स्टेप में। तो मैं लिख लेती हूँ FeH2O Fe3O4 प्लस H2, और इसको जब तुम लिखोगे ना तो तुम इनको एक बॉक्स में बंद कर लेना। क्यों बंद कर लेना? ये तुम्हें ये याद दिलाएगा कि हमें इस बॉक्स को कभी नहीं छेड़ना है, मतलब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कभी नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो इसको बंद कर लेंगे भाई, Fe को बंद कर लिया, वाटर को एक बॉक्स में बंद कर लिया, Fe3O4 को बंद कर लिया, H2 को बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया, समझ में आ गया? इससे याद रहेगा कि इसके अंदर कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है, समझ गए बात। अब सेकंड स्टेप में क्या करोगे तुम, सेकंड स्टेप में देखोगे कि तुम्हें जो क्वेश्चन मिला है उसमें जो आपके एटम्स हैं वो कितने कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में, मतलब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, ठीक है। तो कैसे दिखेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे तुम चाहे लिख दो, मैं लिख रही हूँ रिएक्टेंट, ठीक है, पहला है, मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी लिख रही हूँ, तुम्हें क्लियर हो जाए क्या किया, ठीक है। फिर क्या आएंगे, आपके प्रोडक्ट आएंगे, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ राइट हैंड साइड, ठीक बात, ओके। अब क्या करना है, वन बाय वन तुमको क्या करना है, देखना है। तो देखो मेरी पहले रिएक्शन में लिख लो क्या क्या आपके एटम्स हैं, कितने तरह के हैं। तो मेरे पास मुझे एक Fe आयरन दिख रहा है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक ऑक्सीजन दिख रहा है। क्या कोई और तरह का दिख रहा है आपको यहाँ पे? मुझे तो नहीं दिख रहा है भाई, तुमको दिख रहा है कोई और तरह का? नहीं, यही तीन है। अब लिख लो कि ये तीन कितने कितने दिए हैं तुम्हें रिएक्शन में। आयरन की बात करूं और रिएक्टेंट को देखूं तो ये रिएक्टेंट है ना, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको देखना है ना। ये रिएक्टेंट हुआ, आयरन रिएक्टेंट में कितने हुए 1, प्रोडक्ट में कितने हैं 3। हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं 2, प्रोडक्ट में कितने हैं 2। ऑक्सीजन की बात करूं, रिएक्टेंट में कितने हैं 1, प्रोडक्ट में कितने हैं 4। अच्छा, ज्यादा क्लियर हो जाए उसके लिए क्या करो, यहाँ पे जैसे Fe1 लिखा है ना, कहाँ पे है, ब्रैकेट में लिख लो इन Fe। 3 यहाँ पे क्या है, इन Fe3O4। क्यों बोल रही हूँ मैं बताती हूँ अभी। हाइड्रोजन लिख लो, हाइड्रोजन यहाँ पे किस में है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो इन H2O। यहाँ पे 2 कितने हैं, इन H2 में है। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन किस में है, इन H2O, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन किस में है, इन Fe3O4। देखो ऐसे ब्रैकेट में क्यों लिख लेना है तुमको, क्योंकि मान लो कभी तुम ऑक्सीजन देख रहे हो कि ऑक्सीजन कितने हैं लेफ्ट और राइट साइड में, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ तो देखो ऑक्सीजन का सोर्स सिर्फ यही है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे भी कोई एक नई स्पीशी बन रही हो जिसमें भी ऑक्सीजन हो, तो तुम्हें क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तुम दोनों को प्लस लिख के यहाँ पे कर दोगे, लेकिन तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहाँ पे तुम्हें चेंज करना है, कहाँ पे तुम्हें बैलेंस करना है। इसलिए तुम अलग से लिखोगे कि 4 ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, लेकिन किस में है वो 4 ऑक्सीजन, इसमें है Fe3O4 में है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा सेकेंड स्टेप हो गया कंप्लीट, ठीक है, जो दिया था वो लिख लिया। अब आ जाओ थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम 1 बाय 1 इनको क्या करेंगे भाई, बैलेंस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कोई ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है, हाँ मुझे हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है, 2 ही रिएक्टेंट में है और 2 ही प्रोडक्ट में है। अब जो बच गया बैलेंस करने के लिए वो रह गया आयरन और रह गया ऑक्सीजन।
तो देखो जहां कहीं पे भी आप ये वाला रूल लगा के बैलेंसिंग स्टार्ट करोगे, वहां पे जो ज्यादा इम्बैलेंस है उसको पहले बैलेंस करोगे। तो ज्यादा इम्बैलेंस कौन है भाई, यहाँ 1 और 3 है, यहाँ 1 और 4 है, तो ज्यादा इम्बैलेंस कौन है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक बात, क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। अब जब तुम एक पर्टिकुलर को बैलेंस करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखोगे और ऑक्सीजन लिखोगे इनिशियल कितना था, और टू बैलेंस मतलब बैलेंस करने के लिए कितना लिखना पड़ा। दो बातें समझ में आ गई। फिर क्या लिखोगे, एक टेबल बनाना है जैसे ऊपर बनाया था वैसे। फिर लिखोगे रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट में कितना था, और फिर लिखोगे प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट में कितना था। क्या मतलब हुआ इसका जो आपका टेबल बनाया, देखो कि ऑक्सीजन इनिशियली रिएक्टेंट में कितने हैं। इनिशियल का मतलब जो रिएक्शन तुम्हें दी है वो, इनिशियली ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं भाई, 1। किस में है, जरूर लिखना है किस में है, इन वाटर। और इनिशियली प्रोडक्ट में कितने हैं, 4, और किस में है, इन Fe3O4 में। समझ गए बात। अब 1 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 4 चाहिए है और यहाँ तो 4 ही रखेंगे, इसको हम टच नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा और इसको 4 रहने देना पड़ेगा। तो अब ये अप्लाई करके जरा रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन कैसे लिखेंगे भाई, जो आपके पास रिएक्शन है उसको लिख लेते हैं। यहाँ लिख दूं, क्या लिखा भाई, Fe प्लस H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस क्या लिख दिया, H2। और पहले क्या किया था हमने, पहले ऑलरेडी हम पहले स्टेप में इसको एक बॉक्स में क्या कर चुके हैं, बंद। तो इसको बॉक्स में कर दिया, इसको बॉक्स में कर दिया, इसको बॉक्स में कर दिया, इसको बॉक्स में कर दिया। अब करो जो तुम्हें करना है। क्या करना था हमें जहां H2O लिखा है वहां 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो कहाँ करें भाई, यहां पे मैंने 4 लिख दिया। समझ गए क्या किया, वहां पे 4 लिख दिया। अब जरा इस इक्वेशन में आप देखो ऑक्सीजन को, तो 4 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में और 4 ही ऑक्सीजन राइट साइड में, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन हो गई है तुम्हारी बैलेंस। बट यहाँ पे अब देखो, जैसे तुम बैलेंस करते जाओगे तो तुम्हें लास्ट इक्वेशन देख रही है, अब तुम्हें फर्स्ट भूल जाना है। अब फाइनल इक्वेशन ये है हमारे पास, ठीक है। अब इस इक्वेशन में तुम दोबारा से देख लो कि तुम्हारे क्या क्या है। अब इस इक्वेशन में आयरन जो है वो इम्बैलेंस है, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 3 है। ऑक्सीजन हमने अभी बैलेंस किया। और हाइड्रोजन देखोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं बता दो फटाफट से, 4 2 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। अब इस कंडीशन में, इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा इम्बैलेंस ही का है, हाइड्रोजन की। तो हम अब हाइड्रोजन को करेंगे बैलेंस। समझ गए बात, क्योंकि क्या बोला था कि बैलेंस तुम्हें कहां से शुरू करना है, जो सबसे ज्यादा इम्बैलेंस है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, 4th पॉइंट है ना। 4th पॉइंट क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग हाइड्रोजन, है ना, यही हो जाएगा ना, बैलेंसिंग हाइड्रोजन। तो सेम बातें करनी है जो यहाँ करी थी। क्या बातें करनी है भाई, कैसे करेंगे, हम हाइड्रोजन लिखेंगे, उसका इनिशियल लिखेंगे और फिर लिखेंगे टू बैलेंस, क्या करना पड़ेगा हमें वो लिख दिया। तो यहाँ पे बात किसकी करेंगे भाई, रिएक्टेंट की, और यहाँ पे बात किसकी कर लेंगे, प्रोडक्ट की। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने थे इनिशियली मतलब ये रिएक्शन, या लिख भी लो, नहीं समझ में आ रहा है तो ये है इनिशियल रिएक्शन, ठीक है। इनिशियल में हाइड्रोजन कितने थे यहाँ पर, देखो, अच्छा देखो एक बात देखो। अब जब तुम इस पॉइंट पे पहुंच गए ना, 4th वाले पॉइंट पे, तो अब इनिशियल ये नहीं रही, है ना। क्लियर करेंगे ये बात। ये इनिशियल कब थी, जब तुमने यहां से ये स्टेप शुरू किया था। इस स्टेप के लिए इनिशियल इक्वेशन अब कौन सी होगी, जो ये इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं तुमको क्लियर करने के लिए क्या लिखती हूँ यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे, है ना। तो अब ये इनिशियल जो लिखा है वो इक्वेशन नंबर 1 के लिए लिखा है ना, इससे इजी हो जाएगा। ये इनिशियल इक्वेशन 1 को देख रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे इनिशियल हम किसको देख रहे हैं, इक्वेशन 2 को, क्योंकि ये जो इक्वेशन आई ये वाली,
ये इक्वेशन 2 है। क्लियर है बातें? ध्यान से समझ लो क्या किया है। देखो क्या किया है, दोबारा यहाँ तक बता देती हूँ। सबसे पहला काम है बॉक्स में बंद करना, ताकि हम भूल ना जाएं कि हमें इनके साथ कुछ नहीं करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे हम पहला जो सेकंड स्टेप है वो करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, सबको लिख लेंगे कि हमें गिवन क्या है। तो वो गिवन के लिए हम ये रिएक्शन को देखेंगे जो हमें दी है। हमने लिख दिया कितने एटम है, कितने कितने प्रेजेंट हैं। फिर हमने देखा कि सबसे इम्बैलेंस कौन था, यहाँ पे ऑक्सीजन। तो हमने बैलेंस करना किसको शुरू किया, ऑक्सीजन को। इसके लिए हम ऑक्सीजन को पहले देखेंगे, जो दिया है वो यही थी ना पिछली रिएक्शन। यहाँ से देखेंगे ऑक्सीजन कितने हुए और हमें बैलेंस करने के लिए कितने चाहिए वो लिख लिया। फिर हमारे पास एक नई रिएक्शन आ गई। ये जो रिएक्शन है और ये जो रिएक्शन है वो अलग है, समझ रहे हो ना डिफरेंस। अब जो हमारे पास हमने थोड़ी सी क्लियर कर लिया, हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, वो ये है। तो अब इसको भूल जाओ, है ना। अब हमारे लिए इनिशियल रिएक्शन ये हो गई। इसीलिए जब तुम हाइड्रोजन बैलेंस करोगे और तुमने यहाँ पे इस रिएक्शन में जब तुमने देखा कि सबसे इम्बैलेंस कौन है, तो सबसे इम्बैलेंस हमें हाइड्रोजन लगा, इसीलिए हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना शुरू किया। उसके लिए हम इनिशियल रिएक्शन क्या देखेंगे भाई, अब 2 देखेंगे। अब 2 में मुझे फटाफट से बताओ कि इनिशियली ये रिएक्शन है 2, इसमें आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने और प्रोडक्ट में कितने। तो अभी बताया ना, रिएक्टेंट में कितने, 4 2 8, और प्रोडक्ट में कितने हैं भाई, प्रोडक्ट में है 2। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बता दो, और वो भी लिख लेना है किसकी फॉर्म में है, 8 है वाटर की फॉर्म में और यहाँ पे 2 है H2 में। तो भाई इसको 8 रहने दूंगी और यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास बैलेंस हो जाएगी। फटाफट से अब रिएक्शन लिख लो। कैसे लिखेंगे, लिखो। तो रिएक्शन तो थी Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। अब इसको क्या कर दिया फटाफट से भाई, बॉक्स में बंद कर दिया, है ना। ये तो करना ही करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऑलरेडी ये जो रिएक्शन लिखोगे कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली, है ना, जहां से स्टार्ट किया था। तो इसमें यहाँ पे हमने 4 ऑलरेडी लगा चुके हैं, 4 यहाँ पे लगा चुके हैं। इस रिएक्शन में क्या करेंगे, अब देखो, अब इस स्टेप में क्या किया हमने, 8 ऑलरेडी हमारे रिएक्टेंट में थे, उसको हम नहीं छुएंगे, लेकिन हम H2 में जो हमारे पास 2 थे वहां पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास ये इक्वेशन 3 आ गई, जहां पे हमारे ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन बैलेंस है, 4 2 8, 4 2 8। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। इम्बैलेंस सिर्फ क्या रह गया, आयरन। तो अब फटाफट से क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, 5th क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ आयरन। तो कुछ नहीं करना, सेम करना है जैसे क्या। तो आयरन लिखेंगे, इनिशियल रिएक्शन में कितने हैं, फाइनल रिएक्शन में कितने हैं, और फिर यहाँ पे रिएक्टेंट में लिखेंगे और प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो अब इनिशियल रिएक्शन कौन सी हो गई भाई, इक्वेशन नंबर 3। क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 3। देखो क्यों चेंज हो जा रही है, क्योंकि देखो तुम कोई भी नंबर लगाओ, ठीक है, कोई भी तुम नंबर लगा रहे हो तो वो दूसरे किसी एटम के भी नंबर को चेंज कर सकता है। इसलिए पहली रिएक्शन का कोई मतलब नहीं रह गया। जैसे जैसे तुम सॉल्व करो वैसे वैसे इनिशियल रिएक्शन अब तुम्हारी ये हो जानी है ना। अब फटाफट से लिखो, इक्वेशन नंबर 3 में आयरन रिएक्टेंट में कितने हैं भाई, 1, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 3। तो यहाँ 1 × 3 करना पड़ेगा, और ये कहाँ पे है, आयरन, मतलब आयरन में तुम्हें मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या थे, Fe3O4, इसको तुमने छेड़ना ही नहीं है, ये 3 रह जाएगा। फटाफट से रिएक्शन लिख लो। क्या रिएक्शन थी हमारे पास भाई, रिएक्शन थी Fe प्लस H2O, क्या बना रहा था, Fe3O4 प्लस H2, है ना। और इसको हमने क्या करना था भाई, बॉक्स में बंद कर चुके थे, हमने बॉक्स में बंद कर लेते हैं दोबारा से। और अब देख लेते हैं हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आई। तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 था, है ना, फर्स्ट स्टेप में लगाया था हमने, यहाँ 4 था, सेकंड स्टेप में लगाया था, और थर्ड स्टेप में हम Fe में मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 3। कहाँ पे करेंगे, रिएक्टेंट में, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3। अब ध्यान से इस इक्वेशन को देखो और समझो कि कुछ रह तो नहीं गया। आयरन रिएक्टेंट में कितने हैं, 3, प्रोडक्ट में कितने हैं, 3। हाइड्रोजन 4 2 8, हाइड्रोजन 4 2 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। क्लियर है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, क्लियर है।
ठीक है, अब मैं तुमको बता देती हूँ जो हम स्टेट लिख रहे थे किसी भी केमिकल इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे स्टेट्स लिखती हूँ, तो इसको बोल देते हैं हम बेसिकली, ये हो जाएगा सॉलिड, ब्रैकेट में लिख दिया सॉलिड, ये हमारे पास हो जाना है भाई, गैस लिख रही हूँ, अभी बताती हूँ क्यों गैस लिखा, ये हमारे पास रह जाएगा सॉलिड और ये हमारे पास हो जाएगा गैस। देखो अब समझो क्या बोला, एक्चुअली देखो ध्यान से, अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास कोई सॉलिड स्टेट में हो, मतलब पाउडर स्टेट में कोई हो ना, तो आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में एस, ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट है, ई लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे उसके नीचे यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख दोगे तुम, स्टेट की किस स्टेट में तुम्हें वो रिएक्टेंट मिला है, तो ये क्या हो जाएगा पाउडर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो उसको क्या लिख दोगे आप, एस लिख दोगे, ठीक है। कोई भी एलिमेंट, एटम या जो भी है तुम्हें लिक्विड फॉर्म में दिया हो तो वो क्या आ जाएगा आपका लिक्विड, मतलब किसी सॉल्वेंट में दिया हो ना, अलग अलग सॉल्वेंट में, वो डिपेंड करता है किसमें सॉल्यूबल है वो, है ना, तो लिक्विड स्टेट में हो तो लिक्विड के लिए एल लिख देते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर वो गैसियस स्टेट में हो तो हम उसको गैस के लिए क्या लिख देते हैं, जी लिख देते हैं। अब एक बात बोलो, देखो कभी कभी क्या होता है कि वाटर को स्टीम फॉर्म में यूज करके क्या करते हैं, यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे जो वाटर यूज किया है ना इस रिएक्शन के लिए, वो स्टीम फॉर्म में किया है, इसीलिए उसको भी क्या लिख देंगे, गैस लिखेंगे, क्योंकि स्टीम फॉर्म में यूज हुआ है, ठीक है। और जब भी कभी तुम्हारा जो लिक्विड है वो वाटर यूज हो ना, तो उसको एक्वस लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एक्वस, मतलब कि अगर तुम्हारा कोई भी कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड है उसको वाटर में सॉल्युबल करके, मतलब जो उसका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट और सोल्यूट याद है ना, तो जो कोई कंपाउंड है वो जिस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, अगर वो वाटर है ना तो तुम उसको एल नहीं लिखोगे, मोर प्रिसाइजली उसको तुम एक्वस लिखोगे। एक्वस का मतलब ये है कि वो वाटर में सॉल्युबल है, क्लियर है बातें। तो ऐसे तुम क्या लिखोगे, स्टेट, तो यहाँ पे मेरे पास ये आयरन सॉलिड था, Fe3O4 भी सॉलिड ही मिला, इससे इस रिएक्शन से ये हमें नॉलेज मिल रही है। अगर मैं वाटर की बात करूँ तो ये स्टीम फॉर्म में था और इसीलिए हमें ये कहाँ पे मिला, और प्रोडक्ट में हमें H2 मिला, H2 जो है वो आपका गैस है, तो यहाँ पे हमने गैस लिख दिया। अब हमें कैसे पता भाई कौन सा कंपाउंड किस स्टेट में दिया है, तो देखो जरूरी नहीं है तुम्हें कोई भी रिएक्शन मिले तुम्हें उसमें लिखना ही है कि उसकी स्टेट क्या है, अनटिल एंड अनलेस तुमको बोला ना गया हो। अगर तुम्हें बोला है तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट होगा जिससे तुम स्टेट के बारे में पता कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोल दूं कि मान लो कि Fe3O4 के अगर मैं बोल दूं रिएक्शन में दिया है कि इसके पीपीटी बन गए, तो पीपीटी तो सॉलिड ही होंगे ना, तो वहां पे आप सॉलिड लिख दोगे, ठीक है। तो अगर कुछ हिंट दिया हो उससे उसके बेस पे लिखना हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि कोई रिएक्शन दिया है तो तुम्हें स्टेट उसका लिखना ही लिखना है, ठीक है बात, क्योंकि ऑब्वियसली तुम देख के नहीं बता सकते हो कि वो, अब मुझे क्या पता आप देख के कि वाटर को उन्होंने एक्वस में नहीं दिया, मतलब उसको लिक्विड में नहीं दिया, उन्होंने स्टीम दिया, नहीं पता होगा ना, तो जरूरी नहीं है तुम्हें लिखना है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है जिससे आपको समझ में आता है कि हाँ इसकी स्टेट ये है, तो आप लिख सकते हो। अब इस एरो की बात कर ले, थोड़ी सी यहाँ पे एरो की बात कर ले। देखो ये जो एरो होता है ना, एरो ये बताता है कि क्या रिएक्शन कंडीशन है, यहाँ पे अगर कुछ लिखा होगा ना वो होगा रिएक्शन कंडीशन। क्योंकि एक बात ध्यान से समझो, देखो कोई भी वो दो रिएक्शन अगर दो कोई कंपोनेंट, दो कोई एलिमेंट या कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके कुछ बना रहे हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर एनर्जी गैप होता है, ठीक है। मतलब मान लो कि आपके पास A और B ना मिलके C और D बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर A और B की एनर्जी यहाँ कहीं है ना, तो C और D की एनर्जी यहाँ कहीं होगी, क्योंकि देखो सुनो ना, ध्यान से समझो ये बात, ये एनर्जी बता रही हूँ मैं। कोई भी रिएक्शन होती क्यों है, अपने आप को स्टेबलाइज करेगी। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैंने तुम्हें कोई एग्जांपल बताया था ना, कोई भी रिएक्शन होती क्यों है, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए। तो दैट मीन्स पक्का एनर्जी, और जितनी ज्यादा कोई चीज स्टेबल होती है ना उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। जैसे मतलब कोई किसी इंसान को गुस्सा आता है, ठीक है, गुस्सा आया मतलब वो स्टेबल नहीं है ना, उस पर्टिकुलर स्टेट पे वो स्टेबल नहीं है। तो गुस्सा आया तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई, उसमें बहुत एनर्जी होगी जब वो गुस्से में होगा। तो गुस्से वाली स्टेट क्या है, एक तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, ऊपर से वो स्टेबल भी नहीं है। समझ गई बात, वही आपके रिएक्टेंट होते हैं, समझ गई बात। और वो क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो जैसे वो रिएक्ट करेंगे तो वो स्टेबल हो गए तो उसकी एनर्जी कम हो गई। तो हमेशा रिएक्टेंट की, हमेशा कोई भी रिएक्शन, कोई भी XYZ रिएक्शन ले लो, उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा कम होती है। एनर्जी से समझ आ रहा है, एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी, समझ गई बात।
तो एनर्जी रिएक्टेंट की हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की होती है कम होती है, इसीलिए तो रिएक्शन होता है। लेकिन अगर इन दोनों एनर्जीज को कंपेयर करो, ठीक है, तो एक क्या होता है, देखो जब भी ये रिएक्शन होती है तो उसको कुछ ऐसे जाना पड़ता है। अगर ये रिएक्शन, अगर ये कन्वर्जन हो रही है ना, तो एक आपका एनर्जी होता है जिसको क्रॉस करना ही पड़ता है आपके जो भी कंपोनेंट है उनको। तो वो एनर्जी देता कौन है? जब तक ये एनर्जी कोई नहीं देगा ना, रिएक्शन नहीं होगी। वो डिपेंड करेगा किस तरह की रिएक्शन की बात कर रहे हो। पक्का कंफ्यूज हो गए हो तुम यहाँ पे। देखो उसके लिए मैं तुमको ना एक एग्जांपल देती हूँ, एकदम मजेदार एग्जांपल देती हूँ, जो हमेशा ऑलमोस्ट तुम मतलब तुम्हें पता ही है जिसके बारे में, वो एग्जांपल देती हूँ, तुम्हें उससे बात समझ में आएगी कि क्या बोला जा रहा है। तुम्हें पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, है ना? पता है ना तुम्हें ये? और तुम्हें ये भी पता है कि उसकी रिएक्शन कैसे होती है। कैसे होती है प्लांट्स की रिएक्शन, कैसे करते हैं वो भाई? वो इन्वायरमेंट में से CO2 लेते हैं, ठीक है, और वो किससे रिएक्ट करता है? H2O से रिएक्ट करता है, और इस तरीके से उनका खाना बनता है जो होता है C6H12O6। और वो क्या बनाते हैं फर्दर? ऑक्सीजन और वाटर भी बनता है इसमें एज अ बाय प्रोडक्ट। ये ऑक्सीजन वो क्या कर देते हैं? एटमॉस्फेयर में रिलीज कर लेते हैं। इसीलिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये उनका हो जाता है भाई खाना। अब एक बात बताओ, ये रिएक्शन विदाउट सनलाइट एंड विदाउट क्लोरोफिल जो प्लांट में होता है, क्या ये रिएक्शन हो सकती है? क्या खाना प्लांट्स रात में भी बनाते हैं? नहीं बनाते ना। खाना तो प्लांट्स हमेशा कब बनाते हैं? दिन में। तो दिन में ऐसा क्या स्पेशल हो रहा है? दिन में स्पेशल ये हो रहा है कि आपके एटमॉस्फेयर में सनलाइट है। समझ गए बात? तो ये सनलाइट की वजह से आपका वो खाना बन रहा है। मतलब सनलाइट नहीं होगी, खाना नहीं बनेगा, रिएक्शन नहीं होगी। सिमिलरली अगर प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगी, वो खाना बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो पत्ते सूख जाते हैं, सूखना जब शुरू हो जाता है तब आपका वो अल्टीमेटली डेड हो जाते हैं, पूरा का पूरा प्लांट सूख जाता है। तो क्लोरोफिल नहीं होगा तब भी रिएक्शन नहीं होगी, सनलाइट नहीं होगा तब भी रिएक्शन नहीं होगी। मतलब कुछ रिएक्शन कंडीशन होती है रिएक्शन होने के लिए, है ना? कुछ रिएक्शन कंडीशंस होती हैं रिएक्शन होने के लिए, जो प्रॉपर वो एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो। समझ गए क्या क्या? इसको समराइज करते हैं फटाफट, जो ये हॉच पॉच हो गया। क्या बोला? बैलेंस कैसे करना है रिएक्शन को। बैलेंस करने के लिए मैंने आपको स्टेप्स बता दिए। अगर आप इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलते हो तो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। ये एग्जांपल जरा देखो, यहाँ पे ये एग्जांपल है जिसमें रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ध्यान से देखो, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 + 2 14 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 + 1 3 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 6 + 2 + 1 9 है। टोटली ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तुम्हारा ये होमवर्क है, खुद से इसको बैलेंस करो। एंड में जब चैप्टर का एंड आएगा तब बताऊंगी मैं, तो ठीक है। खुद से इस रिएक्शन को बैलेंस करो। कैसे करना है? जैसे तुमको यहाँ पे रूल्स दिए हैं वैसे। फिर हमने समझा कि स्टेट कैसे बतानी है, ठीक है। तो स्टेट का मैंने आपको पहले ही बोल दिया, देख के तुम वैसे भी स्टेट नहीं बता सकते हो, लेकिन अगर कुछ रिएक्शन में हिंट दिए तब बता सकते हो। और स्टेट के क्या क्या तुम्हें यूज करना है वो भी मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया, है ना। और फिर हमने बात करी रिएक्शन कंडीशन की, कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए एक रिएक्शन कंडीशन कोई भी अगर रिएक्शन कंडीशन इंपॉर्टेंट है तो उस रिएक्शन कंडीशन के बिना रिएक्शन नहीं होने वाली। जैसे सनलाइट और क्लोरोफिल के बिना ये रिएक्शन होने ही नहीं वाली है। समझ गए बात भाई? तो ये हो गया हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन।